हाय मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बेहतरीन और शानदार क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये यूपी बोर्ड में हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहतरीन क्लास बनाई गई है। यह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किस प्रकार से यह टोटली हाई स्कूल को डेडिकेटेड है। हाई स्कूल के बच्चे टोटली इस मॉडल पेपर के जरिए समझेंगे कैसे उनको पेपर देना है, कैसे उनको लिखना है और कैसे पेपर में आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस मॉडल पेपर को बारीकी के साथ समझते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। यद्यपि यह सॉल्व पेपर है, लेकिन उसको समझाने की कोशिश की गई है जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से समझ लें कि पेपर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पेपर को समझना कैसे है। तो आइए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और छोटी मोटी बातों को समझते चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। यह 3.25 घंटे का पेपर होता है, आपको पता ही है। इंस्ट्रक्शन में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं और सभी प्रश्न कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। अब देखिए, यह क्वेश्चन पेपर जो है 2 पार्ट में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है? पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि अभी मैं कराने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। और पार्ट बी में जो है क्या आएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी जिसके आंसर लिखने होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं। तो 50 और 20 कितने होते हैं? 70 होते हैं, आप देख सकते हैं। और लास्ट पार्ट क्या है? मार्क्स जो है सबके सामने अंक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के सामने अंक दिए रहते हैं। तो आइए हम क्लास को आगे बढ़ाएं और आज का पहला क्वेश्चन जो पार्ट ए का है वह क्या कहता है? पार्ट ए का पहला क्वेश्चन जो आएगा, एक अनसीन पैसेज आएगा। एक क्या आएगा? अनसीन पैसेज आएगा। इस अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़ करके 3 प्रश्न 1, 2, 3 जो कि 3 प्रश्न 1 से 3 तक है, इसका आंसर इसमें से छांट कर लिखना है। उसमें ढूंढना इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज फाउंडर ऑफ शांति निकेतन? शांति निकेतन का फाउंडर कौन है? फाउंडर माने बनाने वाला कौन है? तो शांति निकेतन का फाउंडर क्या है? फाउंडेड शांति निकेतन। तो किसने फाउंडेड किया? आप यहाँ देख सकते हैं, बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसके फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, आंसर ए है। तो इसके रविंद्रनाथ टैगोर। आपको इसमें पढ़ना और ढूंढ लेना आंसर, शॉर्टकट तरीके से ढूंढना है, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए एग्जाम में। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े। ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा, एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन द कहाँ क्लासेज जो है कहाँ आयोजित की जाती थी, यानी शांति निकेतन में बच्चे कहाँ पढ़ते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन द ओपन एयर। कहाँ पे? ओपन एयर। तो इसका आंसर क्या होगा? खोजिए, सी वाला इसका सही आंसर होगा। आप यहाँ पे देखिए आंसर लिखा भी है, ठीक है, क्योंकि यह सॉल्व है इसलिए आपको ढूंढना ज्यादा नहीं है, लेकिन समझना तो है कैसे मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, इसी को बताया गया है। जो बच्चे कमजोर हैं उन बच्चों के लिए क्लास बहुत बेहतरीन है। जो तेज हैं उनके लिए तो फिर कुछ बोलना ही नहीं है, वो तो कर ही लेंगे। फिलहाल सबके लिए समझना जरूरी होता है। आइए हम आगे बढ़ें, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन? यानी जो शांति निकेतन शब्द है इसका क्या मतलब है? तो शांति निकेतन का मतलब देखिए यहाँ पे, मीनिंग ऑफ द वर्ड शांति निकेतन इज अबोर्ड ऑफ पीस। अबोर्ड ऑफ पीस माने शांति प्रिय स्थान, यानी शांति का घर है। शांति निकेतन मतलब शांति का घर। अबोर्ड ऑफ पीस यही आंसर है। तो अबोर्ड ऑफ पीस इसका यानी ए वाला सही आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला हमारे सामने जो टारगेट था 1 से 3 प्रश्न तक पार्ट ए का, 3 प्रश्न हमने हल कर लिया। इसको ओएमआर में भी लिखना होता है। ओएमआर में कैसे लिखना है आइए हम इसको भी बता दें। ओएमआर ऐसे मिलेगा आपको एग्जाम में। आप देखिए, पहले का क्या था? पहले का ए हमने कर लिया, दूसरे का सी था वो कर लिया, और तीसरे का इसी तरह सबको बाकायदा डार्क करके हमें ब्लैक या ब्लू पेन से करना होगा। आप अच्छी तरह ये जानते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन है 4। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी सही ऑप्शन चुनिए आंसर देने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ही इज ईगर। ईगर के साथ 2 आता है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। आप देख सकते हैं, तो चौथे का सी सही है। अब आइए हम पांचवी की तरफ बढ़े। पांचवा क्या कहता है? सीता हैज गॉन टू स्कूल। तो इसका क्या है? आंसर डी सही है, यानी ए वाला सही है। तो आगे बढ़े हम।
इसी तरह एक एक प्रश्नों को आप समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो आइए आज का हमारा नेक्स्ट पेज पर क्या है क्वेश्चन है 6 वाला क्वेश्चन हम इसको हल करेंगे और देखेंगे इसका आंसर। इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, यदि आपको कुछ और नहीं चाहिए तो आप क्या हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पे देखिए सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक, सेटिस्फाइंग यानी संतुष्टि, यहाँ पे सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, यानी कोई व्यक्ति जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्या है? सेटिस्फाइड ही तो है, संतुष्ट है। इसका आंसर क्या है? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? अब इसमें से कौन सा वर्ड है जो मिसस्पेल्ड है? मिसस्पेल्ड माने जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, यानी मिलिट्री का जो स्पेलिंग है ये स्पेलिंग नहीं होती है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 8वीं को देखो, 8वां क्या कहता है? इसमें भी वही क्वेश्चन हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड? कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें से इसकी स्पेलिंग गलत है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है डी। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना चाहिए, इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पे देखिए एक और पैसेज आ गया, तो इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली। तो इसको पढ़ना है, इसको पढ़ करके इस पे जो आधारित 9 से 10 यानी 9-10 यानी 2 प्रश्न है, इसके आंसर देना है। तो इसको पढ़िए, अब आंसर देखिए। टू ऑथर द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली, यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए आपको क्या मिल रहा? बी मिल रहा। अब यहाँ पे बी कहाँ पे है? इसका आंसर एज द ऑपरेस्ड। यहाँ पे देखिए पहली लाइन में एज द ऑपरेस्ड, या पूरा सेंटेंस जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो पैसेज वाले आंसर आप कर लेंगे और आपको टोटली नंबर मिल जाएंगे। यद्यपि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, तो फास्ट बोलना हमारे लिए मजबूरी है, क्योंकि यह वीडियो 3 घंटे का हो जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, देखेंगे नहीं। आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा फास्ट बनाया जा रहा है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां। अब 10वें क्वेश्चन का, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक व्यक्ति जो दूसरे की आजादी को छीनता हुआ क्या है? इसका आंसर देखिए। इसका आंसर यद्यपि आपको सी दिख रहा है, तो सी कहाँ पे मिलेगा यह ढूंढना जरूरी है। ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए तो आपको मिल जाएगा। फ्रीडम इज, अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, पूरा आंसर एकदम सॉलिड आंसर मिल जाएगा, पूरा सेंटेंस। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में आना नहीं है और आंसर ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड इसका सही आंसर है। तो आइए हम आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे 11 और 13 यानी 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। अभी देखिए बहुत आसान है, ये आपके बुक पे आधारित है। व्हाट डिड नटाल्या ऑफर लोमोव? लोमोव को नटाल्या क्या ऑफर करती है? यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? पहले का यहाँ पे डी, यानी लंच का ऑफर करती है, यानी लंच। कई ऑप्शन दिया हुआ, टी हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, कॉफी, लेकिन हम सही आंसर क्या होगा? लंच। और लंच कैसे पता चलेगा? आपको लेसन पढ़ना तो चाहिए, पहले से आपको लेसन का पता होना चाहिए, कहानी पता होना चाहिए, स्टोरी पता होना चाहिए। बिना कहानी स्टोरी को आप हल नहीं कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 को देखते हैं। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो क्या बने भाई? नेल्सन मंडेला क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, डिफेंस मिनिस्टर बने थे, क्या बने थे? आप सबको पता है ये क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर न बन करके ये बने थे प्रेसिडेंट। क्या बने थे? प्रेसिडेंट। यानी नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 13 इसको देखें। व्हाट सैटेंड बल्ली? बल्ली को क्या दुखी कर दिया था भाई? बल्ली आप जानते थे, छोटी सी बच्ची जो कि गई थी मार्केट घूमने के लिए, जो बस से भी नहीं उतरी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आइए इसका आंसर क्या होगा? क्या दुखी कर दिया था? तो इसका आंसर आपको, जब डेड काउ आप जानते हैं, जब वो आते समय देखी कि वो गाय डेड हो गई, एक्सीडेंट में मर गई, तो वह क्या हुआ? सैडेंड हो गई, दुखी हो गई। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, यानी डेड काउ को देख करके वह दुखी हो गई थी। आइए हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन को। 14 से 15 यानी 2 यहाँ पे भी है, और भी आपकी पोइट्री पर आधारित है। पोइट्री ये तो आप पढ़े ही हैं, छोटे मोटे पोएम बहुत मस्त होते हैं। आइए हम देखते हैं इसको।
द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट। अब ये पोएम दिया हुआ है, इस पे आधारित जो दो प्रश्न देखते हैं, इसको क्या है, हु इज इट इन द एबो लाइन्स। हु कौन है, हु इज इट इन द एबो लाइन, यानी इट जो है कौन है इस पोएम में। इट सिट्स लुकिंग, यानी इसी को पूछ रहा है इट कौन है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग। तो इट क्या है, यानी पूछ रहा है इट क्या है, यानी फॉग ही तो आता है धीरे धीरे अपने कदमों से। तो इट किसके लिए संकेत किया गया है, फॉग के लिए किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉग। आगे देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज फॉग कम्स ऑन, यानी जो फॉग है, फॉग माने कोहरा, कैसे आता है, कम्स ऑन यानी कैसे आता है। तो उसका आंसर देखिए, लिटिल डॉग फीट, यानी छोटे कुत्ते के पैर से आता है। लिटिल रैट फीट, छोटे चूहे के पैर से आता है। लिटिल बर्ड्स फीट, छोटे पक्षी के पैर से आता है। लिटिल कैट फीट, तो लिटिल कैट फीट यही सही आंसर है, यानी इसका आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा डी, लिटिल कैट फीट। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए। और ये हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है, यूपी बोर्ड में जो तैयारी कर रहे हैं, इस समय परीक्षा की घड़ी है, आप पढ़िए, मजा आएगा, आप अच्छे अंक लाएंगे, क्योंकि तैयारी कराने वाला भी तो कोई चाहिए। तो मैं आपका साथ दे रहा हूं, आप भी मेरे साथ बने रहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ पे देखिए 16 यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जो चूज माने चुनिए, द करेक्ट ऑप्शन माने सही ऑप्शन चुनिए, टू आंसर माने उत्तर देने के लिए द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी यहाँ पे कई प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप जो है सही ऑप्शन चुनिए। हु वाज द कैप्टन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट क्रू, यानी स्पेस क्राफ्ट क्रू का जो कैप्टन कौन था, कैप्टन आप जानते हैं चालक कौन था। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, इसका आंसर क्या है, ए है, यानी ओमेगा। भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली वाज द डॉटर ऑफ, यानी भोली पुत्री थी, किसकी थी, कलेक्टर साहब की थी, तहसीलदार रामलाल की थी, इंस्पेक्टर रामलाल की थी, या नंबरदार रामलाल की थी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी आप देख रहे हैं, नंबरदार रामलाल। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। अब आगे हम बढ़े, वेयर अनिल टक द मनी, यानी अनिल ने पैसे कहाँ रखे थे, अनिल ने पैसे कहाँ रखे थे, अंडर द सोफा, सोफा के नीचे रखा था। अंडर द मैट्रेस, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे रखा था। अंडर द मैट, चटाई के नीचे रखा था। नन ऑफ दीज, तो आप जानते हैं जब लेटा हुआ था अपने सर के नीचे रखा था, यानी कहाँ रखा था, मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे रखा था। ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेसन में हम लोगों को पता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पे देखते चलिए, और यहाँ पे जो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 19 है। व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी ट्रिकी जो कुत्ता था उसकी असली प्रॉब्लम क्या थी। भाई खा खा के मोटा गया था, हम सबको पता है, आपको भी पता है, चल नहीं पाता था, उसकी मालकिन बड़े पैसे वाली थी, तो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम आप अंदाजा लगा सकते हैं, बुखार हुआ था, बुखार तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मलेरिया कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण हो गया था उसको, तो कुपोषण कहा हुआ था, खा खा के मोटा गया था, उसको कुपोषण का होगा। अभी देखिए वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, वोमिटिंग उल्टी कर रहा था, बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड माने ज्यादा खा लेने के कारण उल्टी कर रहा था। यही आंसर क्या सही होगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आंसर, आंसर लिखा है डी, तो यही आंसर आपका सही है, यानी ज्यादा खाने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अब अगला देखिए 20 यानी लास्ट ओएमआर पे भरने वाले लास्ट क्वेश्चन 20वीं की तरफ हम बढ़ चले हैं। मिसेज लॉयसल सफर्ड फ्रॉम, यानी मिसेज लॉयसल किस चीज से पीड़ित थी, किस चीज से परेशान थी, पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, यानी जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहां गरीबी थी इसलिए। अगला देखें द सैबी वाल्स, यानी उनके जो अपार्टमेंट का जो दीवारें थी क्या थी, सैबी, सैबी माने मटमैली थी इसलिए परेशान थी। द वॉर्म चेयर्स, यानी उनके घर में जो चेयर वगैरह थे वह सही नहीं थे। अगला देखिए ऑल, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कह रहा है कि ए बी सी यानी सब जो है करेक्ट आंसर, तो यही सही है, यानी वो गरीबी के कारण, गरीबी क्यों आई थी आप पता है, डायमंड हार के चक्कर में पड़ गई थी जो कि नकली था, और नकली को बनाने के लिए असली देना पड़ा, तो इसलिए गरीबी में आ गई, इसलिए सारी समस्याओं को झेल रही थी
वह है कौन? मिसेस लॉयसेल। तो आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, ये 20 क्वेश्चन का जो एमआर पे आंसर कैसे लिखना होता है, इस तरह से आपको लिखना होता है। देखिए आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे भरे गए हैं। यह जो कंपनी ये बनाई है डेस्क वर्क, उसने भर दिया है। और आप चाहें तो आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में ऐसे ओएमआर शीट, आप इस पे प्यार से एक एक करके जो भी आंसर होगा आप भरेंगे। जैसे 19-20 को देख लें, 19 का डी है और 20 का भी डी है, तो हमारे सामने यहाँ पे मिलेगा 19 का कौन सा है? डी। तो इसको आप बाकायदा ब्लू या ब्लैक पेन से भर देंगे। 20 का भी क्या है? डी। तो जिसका जो आंसर होगा सही तरीके से हम भरेंगे। अब बाहर नहीं जाना है, न आधा अधूरा भरना है, पूरा बाकायदा भरना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे गलती न हो इसलिए आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है। सभी प्रश्नों को आंसर लिखना है, यानी जिस प्रश्न को आंसर लिखिए पता कर होना चाहिए, तो उसके बाद आप यहाँ पे लिखते जाइए। जैसे 11 का डी है, तो 11 क्या होगा? डी है। इस तरह से आपको ओएमआर शीट को भरना होता है। ब्लैक या ब्लू पेन से बड़े प्यार से भरना चाहिए, सावधानी से भरना चाहिए कि गलती न हो। इस तरह से सभी का 12 का देखिए, 12 का क्या है? 12 का सी है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? सी। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों सभी को भरना है, प्रेम से भरना है और इस तरह से आगे बढ़ना है। आइए हम चलते हैं। देखिए ओएमआर को भरने के लिए कई निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या क्या निर्देश है? सावधानी से भरना चाहिए, इस तरह से कट पिट वाले निशान नहीं लगाने चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से पूरा गोला बनाना चाहिए, जिससे कि आपको कॉपी जांचने वाले टीचर या मशीन में या यूज होती है, तो वहाँ पे आपको पूरे मार्क मिल सकें सही से। मेहनत से पढ़ रहे हैं तो आपको मेहनत से आंसर भी लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। यह बहुत संघर्षमयी यात्रा है और यहाँ पे जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। आइए हम पार्ट बी को देखते हैं। रीडिंग सेक्शन है, यहाँ पे देखिए 7 नंबर के हैं। यह रीडिंग सेक्शन पे आधारित है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अर्थ बताते चलते हैं, आपको समझाते चलते हैं। कह रहा है रीड माने पढ़िए द फॉलोइंग पैसेज, माने यहाँ पे जो पैसेज दिया हो इस पैसेज को पढ़िए। एंड आंसर माने उत्तर दीजिए द क्वेश्चंस माने प्रश्नों के। दैट फॉलो को मतलब नीचे क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन के क्या करने हैं? आपको आंसर देने हैं, इस पैसेज के आधार पे बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं। व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज? जो शॉपकीपर था यानी जो दुकानदार था वो सरप्राइज क्यों रह गया था? आप जानते हैं सरप्राइज क्यों रह गया था? शॉपकीपर वाज सरप्राइज क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि सारे वर्ल्ड को खरीदता है, यानी पक्षियों को खरीदता है दुकानदार से, और उन्हें क्या करता है? सेट देम फ्री, उन्हें पक्षियों को क्या करता है? छोड़ देता है। यहाँ पर आंसर देखते हैं। शॉपकीपर वाज सरप्राइज बिकॉज द प्रिजनर परचेज्ड ऑल द बर्ड्स एंड सेट देम फ्री, क्योंकि उन्हें छोड़ देता है यानी आज़ाद कर देता है। अब सोचो कोई व्यक्ति जिसके पास पैसे हो पक्षियों को खरीदेगा, उन्हें छोड़ देगा, तो दूसरे देखने वालों को आश्चर्य होगा कि नहीं? यही था यहाँ पे कहानी। लेकिन क्यों ऐसा घटना हुआ था? क्योंकि एक व्यक्ति जेल में गया था और जेल से बाहर आया तो उसे लगा कि जेल में रहने का दर्द क्या होता है, जेल में रहने की तकलीफ क्या होती है। इसीलिए पक्षियों को उनकी कैद से यानी उनके पिंजड़े से आज़ाद करा देता है कि पक्षियों को भी आज़ाद रहना चाहिए, जैसे कि वह व्यक्ति चाहता था कि वो जेल में न रहे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर? व्हाट डिड द मैन यानी आदमी जो था वो क्या कहा किसे? दुकानदार से। दुकानदार से क्या कहा? द मैन सेड टू द शॉपकीपर, दुकानदार ने द मैन सेड टू द शॉपकीपर, उस आदमी ने दुकानदार से कहा, क्या कहा? विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी गलती के। इफ वन इज इन प्रिजन, यदि कोई जेल में हो, दैट यू हैव डन द सेम, जैसा कि वह जेल में रह कर आया है, तो क्या होगा? तो इसका भी आंसर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा बिल्कुल सॉलिड तरीके से। यहाँ पे छांट छांट के लिखा गया है। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन जेल, तो यहाँ पे कह रहा है कि वह वर्ड ढूंढिए जिसका अर्थ होता है जेल। तो जेल के 2 वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। एक दिया हुआ है देखिए केजेज, केजेज आप यहाँ पे पक्षी के लिए दे सकते हैं, पक्षी को केजेज में से आज़ाद किया है, यहाँ पे मिल जाएगा। और एक और मिलेगा आपको प्रिजन मिलेगा, प्रिजन माने भी होता है जेल। तो प्रिजन कहाँ गया भाई? आप लोग भी थोड़ा सा हमारी हेल्प करिए, प्रिजन खोजने में प्रत्येक लाइन में जाना पड़ेगा। परचेज्ड, यहाँ पर सरप्राइज, प्रिजन, यहाँ मिल गया देखिए प्रिजन। तो प्रिजन माने भी जेल होता है, जेल का मतलब जेल में डालना। और केजेज, केजेज माने पिंजड़ा, पिंजड़ा भी तो जेल ही होता है, इसमें जानवरों पक्षियों को रखा जाता है और यहाँ पे इंसानों को रखा जाता है। तो जेल का मतलब लिखना है, तो यहाँ पे केजेज लिखा है तो आप प्रिजन भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी वाला।
फाइंड आउट ए वर्ड, एक वर्ड का पता लगाइए इन द पैसेज, यानी पैसेज में विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड। सोल्ड जो वर्ड है, सोल्ड माने बेचना, इसका विलोम शब्द ढूंढना है। तो आपको विलोम शब्द भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग विलोम शब्द देखते नहीं है। यानी सोल्ड, सोल्ड का मतलब क्या होता है? सोल्ड माने बेचना, सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सेल, सेल माने बेचना। अब इसका अपोजिट पूछ रहा है तो खरीदना होगा ना, तो खरीदने के लिए अपोजिट आप कहाँ से देंगे? पैसेज में ढूंढना है, तो पैसेज में सेल का परचेज ही लिखा हुआ है, परचेज यहाँ पे आपको मिलेगा। आप ध्यान से देखें, परचेज, परचेज माने खरीदा, तो सोल्ड माने बेचा, परचेज माने खरीदा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? परचेज। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, यही तो है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। और जो छोड़ कर आ जाते हैं पेपर, यानी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, वो तो भाई बेवकूफ होते हैं, क्योंकि उनको नंबर मिलना नहीं है। उनको पूरा नंबर कहां से मिलेगा जब पूरा प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहा है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है? यानी राइटिंग सेक्शन में आ जाए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू इशू यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यानी आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, किस लिए? कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिखिए। किस लिए लिखिए? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको आंसर कैसे लिखना है? टू के बाद कामा, द प्रिंसिपल कामा, एसडी कॉलेज कामा, मुजफ्फरनगर फुल स्टॉप, यहाँ कामा देखिए लगा हुआ, बिल्कुल ऐसे लिखना है। फिर ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है। यद्यपि यहाँ पे योर ओबेडिएंटली आपको मैं अन्य एप्लीकेशन में लिखकर बता चुका हूँ, योर ओबेडिएंटली जो है इधर लिखना चाहिए, यहाँ पर, जो कि ये बुक में प्रिंट करना होता है, इसलिए ये लोग यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, आपको इधर लिखना चाहिए। ठीक है, आप ये बात ध्यान में रखिए। नहीं तो हमने और भी अपने चैनल पे एप्लीकेशन बना के वहाँ पे मैंने समझाए हैं, आप उसको देख लीजिए, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे भी मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको एप्लीकेशन लिखने का आंसर था, कर अथवा लेटर भी कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर मदर, अपनी मम्मी को लेटर लिखिए, टेलिंग हर, उसे बताइए क्या, दैट विंटर हैज सेट इन दैट यू नीड ए न्यू कोट, जैसे कि ठंडी आ गई, आपको न्यू कोट चाहिए। इस पे क्या लिखना है? लेटर लिखना है। तो लेटर या तो एप्लीकेशन लिखिए या तो लेटर लिखिए, दोनों में से एक लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए लेटर लिखा हुआ है इस तरह से, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, दोनों में से कोई एक लिखिए, या तो एप्लीकेशन या तो लेटर, दोनों प्रश्न दिया हुआ है। अथवा कर रहा है, आर माने क्या होता है? आर माने होता है अथवा, दोनों में से कोई एक करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ें और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हल करना है। अब आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड है। क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? यहाँ पे कह रहा है कि राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, यानी वर्णात्मक पैराग्राफ लिखना है या आर्टिकल लिखना है। किस चीज पे? माई फेवरेट गेम पर लिखना है। क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है। आप तो पता ही होगा आर्टिकल कैसे लिखते हैं। अब इस आर्टिकल के आधार पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ हेडिंग दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन हो गया है, दूसरा देख सकते हैं साइज एंड पॉपुलेशन हो गया है, ऑक्यूपेशन हो गया है, स्कूल हो गया है, न्यू चेंजेज हो गए हैं, कंक्लूजन। तो इतने ऑप्शन भी दिए हैं, इस ऑप्शन के तहत लिखना है माय फेवरेट गेम पर ऐसे यानी आर्टिकल। तो देखिए, आपको माय गेम पर आर्टिकल यहाँ पे साफ सुथरा बहुत प्यार से लिखा हुआ है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, याद करिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और आपको पूरा पेपर बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा इंजॉय करो, नहीं तो इसको पूरे क्लास में पढ़ना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और आपको मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ कि जिससे कि आप देखो, आप मजे में पढ़ो, बेड पे लेटे लेटे पढ़ो, मोबाइल के जरिए, नींद भी नहीं आएगी, आराम से मजे में पढ़ोगे। तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्लास को। देखिए, या तो यहाँ पे आर्टिकल था, एक अथवा भी है। अथवा क्या है? या तो यह लिखिए या तो यह लिखिए। कह रहा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पे क्या लिखना है? रिपोर्ट लिखने के लिए कह रहा है। इन योर स्कूल इन अबाउट 60-80 वर्ड, यानी 60 से 80 शब्दों में लिखना है एक रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, और भी कहा रिपब्लिक डे पर लिखना है। तो रिपोर्ट राइटिंग भी देखिए, आपको ढूंढना पड़ेगा कैसे लिखाएगा, क्या लिखाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत शानदार तरीके से यहाँ लिखा भी है, आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, तो हिंट्स पे
कोई विशेष केयर नहीं, आप यहां से हिंट्स यानी हेडिंग डालते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। और रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है, बिल्कुल रिपब्लिक डे पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं तो इसलिए सबको ध्यान से देखकर चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट्स बना करके इन्होंने लिखा हुआ, यद्यपि ये 60 से 80 वर्ड से ज्यादा है तो इसमें से कुछ वर्ड आप कम कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग डालिए और हेडिंग डालकर इसको लिखिए। अच्छे बच्चों की तो यही निशानी होती है। आइए हम देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट पार्ट, ग्रामर। ग्रामर पार्ट आ गया, इस ग्रामर पार्ट को मजे में हल करते हैं। अभी 10 मार्क्स का है, 10 नंबर का है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इसको। हमारे बच्चे जिन्हें हम पढ़ाते हैं वो लोग बड़े मजे में इसे हल करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। सर ग्रामर ग्रामर, तो ग्रामर पढ़ाया जाता है इसलिए बच्चे इंजॉय करते हैं। तो अब आपकी बारी है, आइए मैं आपको बताते चलूं कैसे हल करना है। क्या कर रहा है, रीराइट। रीराइट माने फिर से लिखिए। द फॉलोइंग सेंटेंस है, निम्नलिखित वाक्य को बाय चेंजिंग माने बदल कर इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी किसमें बदलना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। अब देखिए कैसे बदला हुआ है। ही सेड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम, उसने कहा कि अपना समय बर्बाद न करो। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, आप अच्छी तरह देख रहे हो। डू नॉट वेस्ट टाइम, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको सलाह कोई दे रहा है कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो आप क्या करेंगे, सेड को किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में। ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी। डू नॉट है, डू नॉट को क्या कर देते हैं, नॉट टू में बदल देते हैं, वेस्ट टाइम आगे उतार देते हैं। बिल्कुल सॉलिड, ये आंसर बिल्कुल सही है। आप इसे लर्न करिए, आपको 2 नंबर खटाक से मिलेंगे, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाकर पूरा एकदम एक्टिव पैसिव वॉइस के इनडायरेक्ट के भी हमने डाल दिए, आप वहां पे भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब इधर आ गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को आई रोट ए बुक, मैंने एक किताब लिखी। तो पैसिव वॉइस के इतने वीडियो बना बनाकर आपको मैंने दे दिया, प्रैक्टिस करा दी है सारी एग्जाम में जो आए हुए एक्टिव वॉइस हैं, इनको पैसिव वॉइस में। तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए, परीक्षा की घड़ी है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे अंक पाएंगे। इसको देखिए कैसे हल किया गया है। पहले बात, इसको टेंस पहचानना जरूरी है। आई रोट ए बुक, आई मैंने रोट माने लिखा, ए बुक माने किताब। तो यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या लगती है, एक वचन रहा तो वाज और बहुवचन रहा तो वर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए अ बुक, ए बुक को पहले लिया गया है, ए बुक एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगी, वाज या वर में क्या लगेगी, वाज लगेगी, वाज लगाया गया है। राइट, राइट का थर्ड फॉर्म है रिटेन बाय मी, आई का क्या होता है, मी। इस तरह से बिल्कुल सही है, आप इस तरह से पढ़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। आप देखिए पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएशन आ गया। पंक्चुएशन को करना है, कैसे करना है आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए दिया भी है और आपको समझाना भी है। द फादर सेड टू हिज सन यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। अब देखिए द फादर सेड टू हिज सन, अब देखिए द फादर सेड टू हिज सन, क्योंकि जो नरेशन पढ़े होंगे, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्लास किए होंगे, वो बाकायदा समझते हैं कैसे हल करना है। जब फादर सेड टू हिज सन, अब देखिए फादर सेड टू हिज सन यहाँ पे अलग पार्ट है, फिर यहाँ से यू जो है, यू को कैपिटल में किया गया है, यू और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर। आप भी ध्यान रखिएगा, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। संडे जानते हैं, यानी सप्ताह के दिनों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल में होता है, चाहे कहीं भी लिखा जाए। इसलिए संडे में क्या किया है, संडे में एस बड़ा करके, अब देखो फुल स्टॉप, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा दिया गया है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, इन्वर्टेड कामा कैसे लगाना है, इन्वर्टेड कामा फिर एक कामा लगाना है, ये चीजें आपको सावधानी से, क्योंकि ये 2 नंबर चाहिए तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े हम। अब देखिए हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है हिंदी में, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। आजकल की अंग्रेजी नाउएडेज, खेती का मतलब एग्रीकल्चर, इज मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, एक प्रकार का, ए टाइप ऑफ, बिजनेस कहाँ गया, व्यवसाय, बिजनेस। तो इस प्रकार से इसको ध्यान से देख लीजिएगा कैसे हल किया गया है। ये पूरा ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए यहाँ पे लिटरेचर आ गया। लिटरेचर का मतलब यहाँ पे सारे प्रश्न आपकी बुक पे ही होंगे, बुक पे आधारित होंगे। तो आपने पूरे साल भर मेहनत से पढ़ी है बुक,
तो उसी पे आधारित ये सारे प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर। अब आगे तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 23 नंबर का है पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको लिखना होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखे गए हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में, आप इन्हें पढ़िए, बहुत सॉलिड आंसर लिखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इनके 30 या 40 शब्दों में लिखिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। यानी जो मंडेला साहब थे, नेल्सन मंडेला, उनकी राय में जो उनके देश की सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी सबसे बड़ा धन क्या है। तो इन मंडेलाज ओपिनियन, बिल्कुल सॉलिड आंसर लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। इन मंडेलाज ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इज नॉट मटेरियल्स एंड जेम्स। मटेरियल्स माने संपदा, चाहे खनिज पदार्थ हो या कुछ भी हो, जेम्स यानी रत्न नहीं है, क्या है, गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। उस देश के जो अच्छे और ईमानदार नागरिक होते हैं वही सबसे बड़े धन होते हैं। अथवा करके ये प्रश्न दे सकता है अथवा यह प्रश्न दे सकता है। तो यह प्रश्न क्या है, अब देखिए दो प्रश्न दिया हुआ है, एक यह है और एक यह है, दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है। हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941 1941। 1941 में लेखक का बर्थडे कैसे मनाया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेखक का बर्थडे कैसे मनाया गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न था, अथवा था, या तो ये करिए या तो यह करिए। तो दोनों में से आप कोई भी आंसर, ये तो बेस्ट था, इसी को आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे देखिए बी वाला, यानी ए हो गया, बी हो गया। वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, यानी प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे। व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर, प्रांजल के पिताजी वहां पे क्या थे। तो इसका आंसर आपको पता है, प्रांजल एंड राजवीर वर गोइंग टू आसाम, आसाम जा रहे थे। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी स्टेट देयर, और प्रांजल के पिताजी क्या थे वहां पे, मैनेजर थे। तो इसका आंसर आप बिल्कुल याद कर लीजिए लिखकर। अब याद देखिए, यह प्रश्न करिए या तो यह करिए। व्हाट प्रॉम्प्टेड एन फ्रैंक टू कीप ए डायरी, व्हाट नेम शी गिव टू इट। अब देखिए यहाँ पे एन फ्रैंक का क्वेश्चन उठा दिया कि वह डायरी क्या क्यों रखना चाहती थी, उसने अपने डायरी का क्या नाम रखा। तो या तो इसका ये आंसर आप लर्न कर लीजिए, या तो या दोनों में से कोई भी, यानी चाहे तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए या इस प्रश्न का, दोनों में से किसी एक का दीजिए। यानी दो प्रश्न मिले हैं, ए और बी, दोनों में के दो दो प्रश्न हैं, यानी 4 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। याद रखिएगा, ए से एक प्रश्न का और बी से भी एक प्रश्न का। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसे देखते हैं यह क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 6 है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्द में उत्तर देना हो। यहाँ पर भी केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। अब यहाँ पे एनी वन, केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे ए और बी दिया है, तो ए और बी में से केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। यह बात समझ में आनी चाहिए। आप घबरा के आप लोग दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखने लगते हो एग्जाम में, बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे समझना है। एनी वन, किसी एक का उत्तर देना है। अब देखिए 4 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग इसका आंसर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान के नाम पत्र क्यों लिखा था, बताइए। इतने में आंसर लिखा गया है, लेंचो ने भगवान के नाम पत्र क्यों लिखा है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा। बी वाला देखिए, डू यू थिंक बल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, क्या आप समझते हैं कि बल्ली ने पहली बस की यात्रा जो है उसको एंजॉय की थी। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर, और अपने उत्तर लिखिए और सपोर्ट करिए कि हाँ वह फर्स्ट जर्नी जो कि बस से की थी उसको एंजॉय की थी। तो इतने में लिखा हुआ है, दोनों में से किसी भी प्रश्न का आंसर लिखना है। यहाँ पे दोनों का लिखा हुआ है, केवल एक का ही लिखना है आपको, क्योंकि ये सॉल्व है, दोनों प्रश्नों के आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं। आइए हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट वुड द टाइगर डू इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में जो टाइगर है यानी बाघ क्या करता है या क्या करेगा। आइए देखते हैं। द टाइगर, इसका भी आंसर लिखा हुआ पूरा डिटेल में, तो इसको भी आप मन से लिखिएगा, इसको लर्न कर लीजिए, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, 4 लाइन की कविता लिखने के लिए कहा था। 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, 4 लाइन की कविता लिखने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन डू नॉट राइट, मत लिखना द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में कोई कविता आई होगी तो उस लाइन को नहीं लिखना है, बल्कि जो आप याद किए होंगे दूसरी कविता जो पेपर में नहीं आया होगा उसे लिखना है। यह बात मन में रखिएगा। यहाँ देखिए 4 लाइन की कविता है, या तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए या तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए। देखिए लेखक ने इसका भी आंसर दे दिया है, 7वें का इसका भी और 7वें का इसका भी दे दिया है। तो ये 4 लाइन की कविता देने के बजाय इन्होंने क्या लाइन की लिख दिया भाई, 2, 4, 6 लाइन की कविता लिख दिया है। तो आप 4 लाइन भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको आंसर पूरे मिलेंगे। तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, यानी किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखे ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40-50 वर्ड में लिखना है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल आइडिया एक का लिखना है, एनीवन का लिखना है, लेकिन कितने सेंट्रल आइडिया दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 3 में से किसी एक का लिखना है। तो 3 में से किसी एक का लिखना है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको तो लर्न कर नहीं सकते, लेकिन 2-3 आप लर्न कर लीजिए, बहुत फायदे में पड़ेंगे। देखिए फायर एंड आइस को भी लर्न कर सकते हैं, अमांडा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद आपके लिए बना दिया गया है कि आप इस डेस्क वर्क को पढ़िए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए तीनों का सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिख दिया गया है, जो कि यह बुक छापने वाले कंपनी ने खुद लिखा हुआ है आपके लिए। यह कोई भी बुक बनाता है तो बहुत परिश्रम करता है कि ताकि बच्चे जो है पढ़ें उनकी बुक को, उनका बुक का प्रचार करें, बुक को खरीदें, जिससे कंपनी की कमाई हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यह प्रयास है इस कंपनी का, जो कि आपके लिए बेहतरीन तरीके से प्रिंट की है, छापी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। अब यह क्वेश्चन पेपर का समापन नज़दीक आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते चलिएगा। इसके 1 बार 2 बार पढ़िएगा, बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन कैसे हल करना सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या कर रहा है, आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में लिखना है, 3 नंबर का है। अब देखिए आंसर एनीवन, केवल एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है 9वें में। तो क्या ठो दिया है, ए और बी 2 दिया है, 2 में से केवल एक का आंसर लिखना है। तो 2 में से केवल एक का लिखना है। व्हाट हैपेंड टू जैफर, जैफर जानते हैं, जैफर कौन था, पुलिस वाला था। व्हेन ही ट्राइड टू कैच इनविजिबल साइंटिस्ट, यह जो अदृश्य, इनविजिबल माने होता है अदृश्य, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, अदृश्य वैज्ञानिक को जब पकड़ने की कोशिश किया था जैफर, तो क्या हुआ, अरे लात घुसे पड़े थे जैफर को। तो ग्रिफिन जान नहीं रहे हैं, वैज्ञानिक था, लेकिन कैसा वैज्ञानिक था, लालच साइंटिस्ट था, थोड़ा सा मनवर वैज्ञानिक था। यहाँ पे देखिए व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड ग्रिफिन कैरी आउट, यानी ग्रिफिन ने कौन से प्रयोग किए। व्हाट वाज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, और ग्रिफिन के द्वारा किए गए जो प्रयोग थे उसका परिणाम क्या हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मेरे प्यारे बच्चों इसे नोट करके लर्न कर लीजिए, नोट करके यानी कॉपी पर लिखते चलिए। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, केवल वीडियो देखते हैं, नोट नहीं करते हैं कि नोट करें, कुछ पढ़ें, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और लगाव भी होती है आपका कि आप लिख रहे हो, लिखने से बहुत सी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यह ध्यान में रखिए, लिखते चलिए, क्वेश्चन मिल लिखिए, पढ़िए, ऐसे करिए तब आपको याद भी होगा और एग्जाम में प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप लिख भी सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए आंसर एनीवन, किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। क्या देना है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। कितने वर्ड का, 60 वर्ड का। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, यानी भोली के अध्यापक का रोल क्या था। अध्यापक का मतलब उसकी मैडम का रोल क्या था भोली की लाइफ में, भोली के जीवन में। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ बड़े प्यार से, आप इसके आंसर को देख लीजिएगा और बहुत सॉलिड लिखा हुआ है, इसको आप लर्न भी कर लीजिएगा लिख करके, क्योंकि ये 4 नंबर का है तो 4 नंबर वैसे मिलेगा नहीं, परिश्रम करेंगे तभी तो मिलेगा, अच्छे से लिखेंगे इसका आंसर तभी तो मिलेगा। तो आइए आज के इसके ये तो हो गया, अब बी की तरफ बढ़े, क्योंकि दोनों में से एक ही, यानी ए और बी में से केवल एक ही प्रश्न का आंसर लिखना है। तो आइए इसको देखते हैं बी को। आल्दो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यद्यप ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट का मतलब बहुत कुशाग्र बुद्धि का वैज्ञानिक था। इट माने फिर भी ही मिसयूज्ड माने गलत प्रयोग किया, ही डिस्कवरी माने अपने खोजों का, एक्सप्लेन इसकी व्याख्या करिए। देखिए यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। ग्रिफिन जानते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, आप अच्छी तरह से पढ़े हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से आप इसे देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की ये बेहतरीन क्लास जो
आपको ये डेडिकेटेड है, यह यूपी बोर्ड कक्षा 10 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।